गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी की व्याकरण की पुस्तक का पाठ 14वां क्रिया उसे पढ़ाने जा रही हूँ। क्रिया जिसे हम वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। क्रिया का क्या परिभाषा है, क्रिया से क्या भाव है। क्रिया वह उसे कहा जाता है जब हम कोई काम करते हैं, उसे क्रिया कहते, कि जो काम हमारे द्वारा किया जाता है वह क्रिया कहलाता है। आइए पढ़ते हैं बच्चों। आपकी हिंदी की व्याकरण में पेज नंबर 73 पर ये पाठ दिया गया है, तो शुरू करते हैं। जिस शब्द अथवा पद से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कि जिस शब्द अथवा पद से, जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। कि हमने जो काम किया है उसके बारे में हमें पता चला है कि हमने क्या कैसे। कि उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मम्मी ने कपड़े धोए, या मम्मी कपड़े धो रही है, माताजी कपड़े धो रही हैं। अब जो कपड़े हैं वो क्या है, कर्म है, और धो रही हैं ये क्या है, क्रिया। कपड़े प्रेस कर रही हैं, प्रेस कर रही हैं। अब कपड़े प्रेस कर रही हैं तो ये क्या है, कर रही हैं। प्रेस कर रही हैं ये क्या है, क्रिया है। तो आइए बच्चों देखते हैं आपकी पुस्तक में क्या उदाहरण दिए गए हैं। माया पत्र लिख रही है, माया पत्र। अब कर्म क्या है, पत्र, और क्रिया क्या है, लिख रही है। क्रिया क्या है कि वे क्या कर रही है, पत्र में लिख रही है, पत्र को देख भी रही है, लिख रही है। तो ये क्या है, देखना, लिखना, पढ़ना, पढ़ रही है। ये सब क्या है कि जो काम कार्य हम करते हैं, जो काम हम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए। बंदर पेड़ पर सो रहा था, बंदर पेड़ पर सो रहा था, सो रहा था ये क्या है, क्रिया है। कि बंदर क्या कर रहा था, पेड़ पर सो रहा था। क्या काम कर रहा था, सो रहा था, ये क्रिया है। किसकी द्वारा की गई है, बंदर के द्वारा, और वह सो रहा था। आशा कल स्टेडियम जाएगी, आशा कल स्टेडियम जाएगी। कि जाएगी मत, इस क्या काम करेगी, क्या क्रिया करेगी, कार्य करने का बोध ज्ञान हो रहा है कि वे कल स्टेडियम जाएगी, जाएगी। उपयुक्त वाक्यों में लिख रही है, सो रहा था, जाएगी क्रियापद हैं। क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती। कि कोई भी वाक्य जो हम सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता विदाउट वर्ब। कि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं बच्चों। क्रिया से ही वाक्य के काल का बोध होता है। अब क्रिया से क्या होता है, वाक्य के काल का बोध होता है। कि समय का भी पता चलता है हमें क्रिया के द्वारा कि यह काम किस समय किया गया, यह हमें क्रिया द्वारा ही पता चलता है। आगे देखते हैं। धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कि जो क्रिया का मूल रूप है, कि वो जो हमने क्रिया, मूल रूप का अर्थात कि हमने काम क्या किया, लिखा, पढ़ा, सुना, खेला, तो वो क्या है, मूल रूप है। तो वो क्या कहलाता है, धातु। आप अंडरलाइन कर सकते हो, इसको रेखांकित कर सकते हो आप अपनी पुस्तक में कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहलाते हैं। जैसे लिख, पढ़, सो, जा आदि, ये सब क्या हैं, मूल रूप हैं। किसके मूल रूप हैं, क्रिया के। वचन और काल के अनुसार इनका रूप बदलता रहता है। कि जब लिंग और वचन और काल, लिंग जब हमें लिंग बदलो आ जाते हैं या लिंग हो जाते हैं, जैसे कि लड़के में और लड़की में और लिंग में, वचन में, एक वचन में और कुछ दो बहुवचन में, और काल और समय के अनुसार इनका रूप बदलता रहता है। क्रिया का सामान्य रूप
धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब धातु में कि जिस अक्षर के पीछे हम ना लगा देते हैं, प्रत्यय होता है पीछे, जिसके धातु के पीछे हम जिस शब्द के पीछे हम ना लगा दें वो क्या बन जाता है, क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। अब लिख में ना जोड़ने से वो क्या बन जाएगा, लिखना। हंस में ना जोड़ने से वो क्या बन जाएगा, हंसना। पा में ना जोड़ने से वो क्या बन जाएगा, पाना। पा में ना जोड़ने से वो क्या बन जाएगा, पाना आदि। तो आगे देखते हैं बच्चों, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया का वर्गीकरण निम्नलिखित 2 आधारों पर किया जाता है। कर्म के आधार पर। अब कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब कर्मक क्रिया के आगे फिर 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब आगे देखते हैं बच्चों कि क्रिया के वैसे तो जो मेन भेद हैं वो कर्मक और स्कर्मक होते हैं। उसके बाद इसको स्कर्मक के जो भेद हैं वो आगे एक कर्मक और द्विकर्मक में बदल जाते हैं। रचना अथवा प्रयोग की दृष्टि से। अब रचना और प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं देखते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया। देखते हैं बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म फिर वही आ गया, मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, स्कर्मक और एकर्मक। अब स्कर्मक के आगे फिर पार्ट्स बन जाते हैं 2। स्कर्मक क्रिया देखते हैं, जिन वाक्यों में कर्म होता है उनकी क्रिया स्कर्मक होती है। जिन वाक्यों में कर्म होता है कि हमने क्या कर्म किया, उनकी क्रिया स्कर्मक हो जाती है। आशु घर जाता है। अब इसका कर्म क्या है, घर। मीना पानी पीती है, कर्म क्या है, पानी। स्कर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं सॉरी स्कर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। स्कर्मक क्रिया के 2 भेद कौन से हैं, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया इसको पढ़ते हैं जिस कर्मक क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म हो। अब वो कह रहे हैं कि जब कर्मक क्रिया में सिर्फ एक ही कर्म आता है, जैसे कि आशु घर जाता है। अब घर जो है एक ही कर्म है कि उसने काम जो किया सिर्फ एक ही किया, 2 काम नहीं किए, तो वहाँ पे कर्मक क्रिया होती है। जैसे कुत्ता रोटी खाता है। अब रश्मि पुस्तक पढ़ती है। इन दोनों वाक्यों में क्रमशः रोटी और पुस्तक एक एक कर्म हैं, अतः इन वाक्यों की क्रियाएं एक कर्मक होती हैं। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कर्म किया गया है, कुत्ते ने भी एक कर्म किया कि उसने रोटी को खाया, तो इसमें रोटी एक कर्म है। अब या तो ऐसे होता कि द्विकर्मक कि उसने रोटी खाई और पानी पिया, तो फिर वो आ जाती द्विकर्मक। अब यहाँ पे है कुत्ते ने सिर्फ रोटी खाई है, तो रोटी क्या है, एक कर्मक क्रिया है, एक ही कर्म किया है, कुत्ते ने एक समय में एक ही काम किया है। रश्मि पुस्तक पढ़ती है। अब ऐसे होता कि रश्मि पुस्तक पढ़ती पढ़ती साथ में अपना काम लिख रही है, तो वह द्विकर्मक में आ जाता। अब इसने यहाँ पे रश्मि ने एक ही कर्म किया है कि पुस्तक पढ़ी है। आगे देखते हैं बच्चों पेज नंबर 74 पर। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिन कर्मक क्रिया के साथ 2 कर्म हों वह द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक बालकों को गणित पढ़ाता है। अध्यापक बालकों को गणित पढ़ाता है। साक्षी रोहित को 50 रुपये देती है। इन दोनों वाक्यों में, पहले वाक्य में तो बालक और गणित 2 कर्म आए हैं। अब अध्यापक ने क्या कर्म किया, बालकों को पढ़ाया। क्या पढ़ाया, गणित। अब बालकों और गणित ये दोनों कर्म किए हैं उसने, कि कर्म है, किसके कर्म है, अध्यापक द्वारा किए गए कर्म हैं। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में रोहित और 50 रुपये। रोहित को साक्षी रोहित को 50 रुपये देती है। अब साक्षी ने क्या कर्म किया, रोहित को
क्या किया, रुपए दिए, 2 कर्म आए हैं। इन वाक्यों को क्रियाएं द्विकर्मक हैं। इन वाक्यों में जो क्रियाएं हैं वो क्या है, द्विकर्मक हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया में जिन वाक्यों में कर्म ही नहीं होता, जिन वाक्यों में कोई काम ही नहीं किया जाता, उनकी क्रिया अकर्मक होती है, सीधा क्रिया ही है। उनकी क्रिया अकर्मक होती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, नेताजी जा रहे हैं। अब यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, नेताजी बाज़ार जा रहे हैं। अगर तो ऐसे होता कि नेताजी बाज़ार जा रहे हैं तो ये इस कर्मक क्रिया में आ जाता कि नेताजी बाज़ार, कर्म क्या था, बाज़ार जा रहे हैं। नेताजी घर जा रहे हैं, नेताजी किसी कोई भाषण दे रहे हैं, तो वो क्या है, उसमें कर्म आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे कोई कर्म नहीं आ रहा, तो ये कर्मक क्रिया है कि जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वे कर्मक क्रिया कहलाती हैं। ज्योति हंस रही है। अब ज्योति हंस रही है, किस बात पर हंस रही है, अब इसमें कोई कर्म नहीं है, सिर्फ क्रिया है कि वह हंस रही है। इन दोनों वाक्यों में कर्म नहीं है, जा रहे हैं, हंस रही हैं, क्रियाएं एक कर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कि जो एक अकर्मक क्रिया का जो फल है ये किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। कि जा कौन रहा है, नेताजी। तो ये किस पर, कर्ता कौन है, नेताजी। कर्ता कौन है, ज्योति। हंस रही है, कौन हंस रही है, ज्योति। तो किस पर इसका फल पड़ रहा है क्रिया का, कर्म, कर्ता पर। आगे देखते हैं बच्चों, रचना अथवा प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब रचना और प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया, कालिक क्रिया। अब आगे देखते हैं बच्चों, पहली है सामान्य क्रिया, जहाँ केवल एक साधारण क्रिया का प्रयोग होता है। एक साधारण क्रिया का प्रयोग होता है, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह आया, साधारण क्रिया है। वह रमन गया। अब यहाँ पर आया गया सामान्य क्रिया है कि यहाँ पर कोई और कुछ नहीं, ना कोई कर्म है, ना क्रिया की जा रही है, सामान्य क्रिया है कि सिंपल, इसको हम बोलते हैं कि वह आया। अगला देखते हैं बच्चों, सेकंड पॉइंट, संयुक्त क्रिया, जहाँ 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है उसे संयुक्त। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि संयुक्त, इकट्ठा, टुगेदर, कि जो 2 या 2 से अधिक क्रियाएं, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं संयुक्त क्रिया होते हैं। जैसे माता जी ने रामायण पढ़ ली है। माता जी ने रामायण पढ़ ली है, वह पुलिस से डरकर भाग गया। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ ली है, भाग गया है, 2 क्रियाएं आ रही, दो का साथ में प्रयोग होता है, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। पढ़ ली है, अब ये पढ़ और ली, ये 2 क्रियाएं आ रही हैं। भाग और गया, भागा भी और गया भी, भाग और गया, तो ये 2 क्रियाएं इकट्ठी आ रही हैं, तो यहाँ पे ये संयुक्त क्रिया होती है। भाग गया अकेला से भी आ सकता था कि पुलिस के डर से भागा, पुलिस के डर से गया चला या गया, तो ये 2 क्रियाएं आती हैं। अगला देखिए, नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषणों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे वह अच्छी आदतें अपनाना चाहता है। अपनाना, झुठलाना, हथियाना, लज्जाना नाम धातु क्रियाएं हैं। नाम धातु मैंने आपको पहले बताया है, नाम धातु क्या है, जिनके पीछे प्रत्यय ना जोड़ने से, जिन क्रियाओं के पीछे ना जोड़ने से वे नाम धातु क्रियाओं में बदल जाती हैं, उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। अपनाना, झुठलाना, हथियाना, अब इनके सब पीछे क्या है, सब जो शब्द हैं, सब जो इनके पीछे क्रिया हैं, इनके पीछे ना जोड़ने से ये नाम धातु में बदलती जा रही हैं। अगला 4th पॉइंट देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया,
जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि कर्ता ने स्वयं तो काम नहीं किया और दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है। जैसे अक्सर फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जैसे माता जी खुद काम न कर हमेशा अपने बच्चों को, बच्चों ये कर दो, वो कर दो, ये काम करो, पढ़ लो, खाना खा लो, तो ये सब प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाता है कि जब हम कोई प्रेरणा देते हैं किसी को, प्रेरणार्थक। अब नमन अंजलि से खाना बनवाता है। नमन ने खुद तो कोई काम नहीं किया, क्या प्रेरणा दे रहा है? अंजलि से खाना बनवा रहा है, अंजलि को काम दे रहा है वो। पिता बच्चों को अध्यापक से अंग्रेजी पढ़वाते हैं। अब पिताजी ने खुद तो कोई कार्य किया नहीं, अध्यापक से उन्हें अंग्रेजी पढ़वा रहे हैं। इन वाक्यों में नमन करता खुद खाना न बनाकर अंजलि से बनवाता है। इसी प्रकार पिता करता है, वे खुद अंग्रेजी न पढ़ाकर बच्चों से, अध्यापक से पढ़वाता है। तो इस प्रकार के कुछ जो वाक्य हैं वो प्रेरणार्थक, कि जो यहाँ पे कर्ता स्वयं कोई काम न करके दूसरों से कार्य करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया के में आते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। उपयुक्त वाक्यों में रमन और पिता प्रेरक कर्ता हैं, शालिनी और अध्यापक प्रेरित कर्ता हैं। प्रेरक कर्ता वो होते हैं जो हम काम करवा रहे हैं, और प्रेरित कर्ता वो होते हैं जो काम कर रहे हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचनाओं को दो रूपों में होती हैं। अब पहली है मूल क्रिया, मूल जो हमारे मूल हैं, और ये कौन सी क्रियाएं हैं? दो क्रियाएं होती हैं प्रेरणार्थक, प्रथम रूप और द्वितीय रूप। इनके दो दो रूप होते हैं। अब मूल रूप क्या है? चढ़ना, और प्रथम रूप में इसको बदलकर चढ़ाना, द्वितीय में चढ़वाना, कि यहाँ पे तो चढ़ाना हो गया कि उसने प्रेरणा दी कि तुम चढ़ो यहाँ पे, तो वो चढ़ाना, और ये किसी को कहकर उसने चढ़वाना, तो ये यहाँ द्वितीय रूप हो गया। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, कि किसी कर्ता ने किसी को आगे काम कहा और पढ़वाया, पढ़वाना। पीना, पिलाना, पिलवाना, खाना, खिलाना, खिलावाना, तो ये किसी को काम कहते हैं। कहाँ पे खुद खाना खिलाना किसी को, कहाँ पे हमने आगे किसी को प्रेरित किया, तो वो उसने प्रेरणा वाली प्रेरित करके, जो उसने प्रेरित करता है उसने खिलवाना, उसके द्वारा खिलवाया गया। तो ये इसके दो रूप हैं। किसके दो रूप हैं? प्रेरणार्थक क्रिया के। आगे 5वां पॉइंट देखते हैं बच्चों। पूर्वकालिक क्रिया, किसी वाक्य में, पूर्वकालिक क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वह चाय पीकर स्कूल गया, वह नहा धोकर पूजा में सम्मिलित हुई। उपयुक्त वाक्यों में गया और हुआ क्रिया से पूर्व की। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि वाक्य में मुख्य क्रिया, जो मेन काम था, उससे पहले समाप्त होने वाली जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कि जो काम उससे पहले भी हो जाए एक बारी, तो उसको कहते हैं। अब देखो यहाँ पे उन्होंने पहले उदाहरण में चाय पीकर स्कूल गया। अब पहले जो उसने काम किया कि चाय पीकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, कि जो क्रिया पहले ख़त्म हो गई, जो काम पहले हो गया। पिछली क्रिया क्या है? गया, कि वह स्कूल चला गया, स्कूल गया, उसने, वह नहा धोकर पूजा में सम्मिलित हुई। अब यहाँ पहले में हुआ जो है वो बाद वाली क्रिया है, और पूर्वकालिक क्रिया क्या है? कि वो पहले नहा धोकर, कि उसने पहले धोकर, नहा धोकर क्या किया है? पहली क्रिया क्या है? कि नहा धोकर प्रयोग। ये क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया कहती हैं, कि जो पहले हो जाए, पहले काल, भूतकाल में संपन्न हो चुकी हैं। अतः कि पहले समय में, पहले जो काम एक बार पहले हो चुका है, बाद में दूसरा वो हो गया, कि उसने ये काम करके उसने फिर ये वाला काम किया, तो ये क्या है? ये संपन्न हो चुकी हैं। ये क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं।
तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। वैसे तो आप इसको खुद स्वयं करने की कोशिश करिए बच्चों, इनके अभ्यास कार्य को। तो बच्चों एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ कि क्रिया क्या होती है, कि जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है या किसी कार्य के करने का अथवा होने का बोध होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। कि जिस काम का पता चले कि हमने ये काम किया है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद हमें पता है कि दो हैं। किसके आधार पर दो हैं? कर्म के आधार पर दो होते हैं। कर्मक ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। अकर्मक क्रिया, स्कर्मक क्रिया, उसके बाद स्कर्मक के फिर 2 पॉइंट्स हैं। कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, रचना अथवा प्रयोग की दृष्टि से 5 पॉइंट्स हैं। संयुक्त कार्य है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर है बच्चों? आप ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको नोट करके अपनी कॉपी पर लिख सकते हो, रफ कॉपी पर। धन्यवाद बच्चों।